Okay. So, hi guys. So today we will continue with the CAT 2024 VARC paper. So part 1 is already done. This is part 2. So the sheet or the CAT paper has been shared in the description below. You can refer to that paper. Now we will be doing comprehension 2. The idea of craftsmanship is not simply nostalgic. So go to the comprehension. The idea of craftsmanship is not simply nostalgic. That one. So you read that in 10 minutes, mark your answers, and then we'll discuss the solutions.
पैसेज पढ़ा आपने? कम से कम पैसेज पढ़ के हो गया है तो देन क्वेश्चंस ठीक है, कि क्वेश्चंस भी हो गए, हो रहे हो क्या? ठीक है, क्योंकि हम अगर पैसेज समझ ले तो आपको क्वेश्चंस के आंसर्स मार्क करने में थोड़ा और आसान होगा, राइट? हाँ, ठीक है, चलो। So let us understand the passage first, then maybe we can go one by one for the questions. Okay, so the passage below is accompanied by 4 questions. Based on the passage, choose the best answer for each question. The idea of craftsmanship is not simply nostalgic. Okay, who is a craftsman? Right, right. You और एक उसमें एडिशन होगा, यूजिंग व्हाट, यूजिंग नहीं, वुड जरूरी नहीं है। बेसिकली इट्स मोस्टली हैंडमेड, इट्स मोस्टली हैंडमेड, राइट? क्राफ्ट्स, जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट्स हम सब चीजें हाथ से करते, हाथ से बनाते, राइट? सो दैट इज वन इंपॉर्टेंट क्वालिटी। तो क्राफ्ट्समैनशिप के लिए मीनिंग लिख लो, द स्किल यूज्ड बाय समबडी। तो शिप मतलब क्या, वो स्किल हो जाएगा, क्राफ्ट्समैन वाला स्किल। द स्किल यूज्ड बाय समबडी टू मेक समथिंग ऑफ हाई क्वालिटी, टू मेक समथिंग ऑफ हाई क्वालिटी विथ देयर हैंड्स, विथ देयर हैंड्स। मतलब अपने हाथों को यूज करके कोई कुछ बना रहा है हाई क्वालिटी का, सो दैट इज क्राफ्ट्समैनशिप। द आइडिया ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप इज नॉट सिंपली नॉस्टैल्जिक। व्हाट इज नॉस्टैल्जिक? हाँ, क्या? ओल्ड, राइट। लेकिन और उसमें अबाउट अ मेमोरी इन द पास्ट, राइट? लॉन्गिंग फॉर सम मेमोरी, राइट? सो बेसिकली राइट, yes. So I felt nostalgic when I visited my school 10 years back, right? Or 10 years later, right? तो कुछ भी हो सकता है। तो जैसे आपने बहुत सालों बाद आपका स्कूल विजिट किया तो यू माइट फील नॉस्टैल्जिक, तो वो होता है नॉस्टैल्जिक। तो यू कैन राइट डाउन द मीनिंग फॉर नॉस्टैल्जिक, सेंटिमेंटल लॉन्गिंग। व्हाट इज लॉन्गिंग? टू डिजायर समथिंग, राइट, इज लॉन्गिंग। सेंटिमेंटल लॉन्गिंग फॉर अ पास्ट पीरियड, फॉर a past period, place, for a past period, place, or relation, for a past period, place, or relation. Okay. So crafts require distinct skills. Okay. An all-round approach to work that involves the whole product rather than individual parts. तो आपको पूरा होल प्रोडक्ट अपने माइंड में रखते हुए काम करना पड़ता है, ना कि इंडिविजुअल पार्ट्स को लेके। एंड एन एटीट्यूड दैट नेसेसिटेट्स, नेसेसिटेट्स मतलब जरूरी है, एंड एन एटीट्यूड दैट नेसेसिटेट्स डिवोशन टू द जॉब। व्हाट इज डिवोशन? डेडिकेशन या समर्पण, जिसको बोलते हैं पूरी तरीके से समर्पित हो जाना किसी चीज के लिए। डिवोशन टू द जॉब एंड अ फोकस ऑन द कम्युनल इंटरेस्ट। कम्युनल इंटरेस्ट मतलब वो भी, जो भी वो कम्युनिटी का इंटरेस्ट है या फिर जो भी कम्युनिटी के आइडियाज है, आइडियोलॉजीज है, उसको ध्यान में रखते हुए या उसको मद्देनजर रखते हुए। द कॉन्सेप्ट ऑफ क्राफ्ट एम्फसाइजेस द ह्यूमन टच एंड इंडिविजुअल जजमेंट। ठीक है, essentially the crafts concept seems to run against the preponderant ethos of management. What is preponderant? Preponderant is more important. Preponderant is more important against the more important ethos of management. What is ethos? ethos तो पता होगा, ethos सुना होगा ना, लेकिन सुना भी नहीं है, सुना है? हाँ वैसे हो सकता है नाम, बट इस अभी हम तो वर्ड का मीनिंग देख रहे हैं।
वो मैं याद कर रहा था एक्चुअली, वो इस टाइप के नेम्स वो इनके थे जो हाँ ग्रीक लोग है ना, हाँ हाँ, वो तो है ही। आई वॉज स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द थ्री मस्किटियर्स। वो उसमें आर्थोस, प्रोथोस एंड और एक था शायद, ऐसे करके कुछ थे, एथोस, आथोस, प्रोथोस। तो उस टाइम द थ्री मस्केटियर्स, आई एम नॉट रिकॉलिंग एग्जैक्टली, बट वो उनके नाम थे, तो उस टाइप के नेम्स होते। चलो ठीक है, जाने दो। इथोस का मीनिंग बताओ। इट इज बेसिकली द आइडिया और एटीट्यूड। इथोस इज आइडिया और एटीट्यूड। तो वो बोल रहा है बेसिकली, इसको क्या बोलना है, द क्राफ्ट कॉन्सेप्ट सीम्स टू रन अगेंस्ट, मतलब विरुद्ध, द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, right? Most important concept of management studies, which, as the academics note, have long prioritized efficiency and consistency। मतलब देखो, मैनेजमेंट वाले जो है उनका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि एफिशिएंसी होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होना चाहिए। लेकिन क्राफ्ट्समैन वालों का उसके अगेंस्ट होता है, क्योंकि क्राफ्ट्स इज बेस्ड ऑन योर आइडियाज, योर जजमेंट, योर थिंकिंग, योर क्रिएटिविटी। तो हर एक ऑब्जेक्ट जो आप बनाते हो वो नया होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए। जबकि मैनेजमेंट वाले क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, इट शुड बी एफिशिएंट। तो एक ही प्रोडक्ट वो 1000 बनाएंगे, एफिशिएंसी देखते हैं। लेकिन क्राफ्ट्स में वैसा नहीं होता, दे वांट सम क्रिएटिविटी, राइट? Okay. So craft skills were portrayed as being primitive and traditionalist. What is primitive? हाँ हाँ हाँ, सबसे पहला देखो, ओल्ड तो है ही, जैसे प्रिमिटिव ह्यूमंस बोलते हैं, मतलब एकदम शुरू वाले, राइट? एट द अर्लीस्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। हाँ, जहां से चालू हुआ, राइट? So you can write down primitive at the earliest stages of development. At the earliest stages of development. Okay. The contrast between artisanship. What is artisan? देखो, आर्टिस्ट तो उस कैटेगरी में आता ही है, बट हाईली स्किल्ड क्राफ्ट पर्सन, मतलब क्राफ्ट पर्सन तो है, बट जो हाईली स्किल्ड क्राफ्ट पर्सन है उसको स्पेसिफिकली आर्टिसन बोलते हैं। ठीक है, तो उसके हायर लेवल का आप बोल सकते हो। एंड आर्टिसनशिप इज ऑब्वियसली जैसे क्राफ्ट्समैनशिप आपका है वो। ठीक है, हाँ हाँ, यस यस यस, वही है। द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन आर्टिसनशिप एंड एफिशिएंसी फर्स्ट केम टू द फोर, मतलब डिस्कशन में आया इन द 19th सेंचुरी। ओके, 19th सेंचुरी मतलब 1900 से चालू होने वाले साल कि 1800 से चालू होने वाले साल? 18 कि 19? 1800, दैट इज राइट। 19th सेंचुरी मतलब 1800s, 1820, 1850। अभी हम करंटली 21st सेंचुरी में है, तो 20 से चालू होगा, -1 होता है, ठीक है? ओके। 19th सेंचुरी, when British manufacturers suddenly faced competition from across the Atlantic as firms developed the American system using standardized parts. Okay. तो आर्टिसनशिप और एफिशिएंसी में कब डिस्कशन या फिर वो जो कॉन्सेप्ट था, इट केम इनटू डिस्कशन व्हेन ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर सडनली फेस्ड कंपटीशन फ्रॉम अक्रॉस द अटलांटिक। तो अक्रॉस द अटलांटिक मतलब कहाँ की बात हो रही है? हाँ, लेकिन कहाँ की बात हो रही है? हाँ, श्योर हो कि नहीं? श्योर हो ना? ठीक है। बेसिकली दिस इज यूरोप, यहाँ पे यूरोप यहाँ पे है, तो यहाँ पे आपका ब्रिटेन आ जाएगा, इंग्लैंड वगैरह कंट्रीज, एंड देन यू हैव अमेरिका ओवर हियर, राइट? नॉर्थ अमेरिका इज ओवर हियर, राइट? देन यू हैव साउथ अमेरिका ओवर हियर। और ये बीच का जो ओशन है यूरोप और अमेरिका के बीच में, वो कौन सा है? अटलांटिक ओशन हो रहा है। तो अक्रॉस द अटलांटिक मतलब अमेरिका की बात हो रही है, नहीं भी पता तो आगे दिए ही है। अक्रॉस द अटलांटिक एज फर्म्स डेवलप द अमेरिकन सिस्टम यूजिंग स्टैंडर्डाइज पार्ट्स। ठीक है, तो अमेरिका में स्टैंडर्डाइज पार्ट्स पे वहां पे स्ट्रेस किया जा रहा था या फोकस किया जा रहा था। द वर्ल्ड वाइड सक्सेस ऑफ द सिंगर सूइंग मशीन showed the potential of a mass produced device। तो वो पोटेंशियल दिखा रहा था सिंगर सुइंग मशीन,
अच्छा, इसका क्या मतलब है सिंगर सुइंग मशीन? सुइंग मशीन, सुइंग पता है? सुइंग मतलब बुनना, राइट? सुइंग मशीन हो गया। अब ये सिंगर जो है ना, देखो, सिंगर वो वाला सिंगर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अगर वो वाला सिंगर होता तो स्मॉल एस होता, क्योंकि सिंगर को कैपिटल क्यों करेंगे? और सिंगर सुइंग मशीन मतलब अब कोई गाने वाला सुइंग मशीन, तो ऑब्वियसली उसकी बात नहीं हो रही है। एस इज कैपिटल, तो शायद वो कोई कंपनी का नाम होगा, शायद वो कोई कंपनी का नाम होगा जो सुइंग मशीन बना रही है, राइट? तो सिंगर सुइंग मशीन showed the potential of a mass produced device. Okay. This process created its own reaction, first in the form of the arts and crafts movement of the late 19th century, and then again in the smallest beautiful movement of the 1970s. Okay. A third crafts movement is emerging as people became aware of the environmental impact of conventional industry. Conventional मतलब ट्रेडिशनल या जो चलती आ रही है, राइट? तो उसके कुछ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स होंगे। जब आप कोई भी मशीन मास प्रोडक्शन करोगे तो ऑब्वियसली उसका पोल्यूशन होगा उससे। यस, वाटर पोल्यूशन हो सकता है, एयर पोल्यूशन हो सकता है। बेसिकली इट इज हार्मिंग द एनवायरमेंट, राइट? तो अब क्या हो गया, थर्ड क्राफ्ट्स मूवमेंट हैज कम इनटू द पिक्चर, दोज हु हैव स्टार्टेड टू रिकॉग्नाइज द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ द कन्वेंशनल इंडस्ट्री। देयर आर टू पोटेंशियल मार्केट्स फॉर दोज हु प्रैक्टिस क्राफ्ट्स। ठीक है, तो दो मार्केट है मेरे लिए। मार्केट मतलब जहां पे मैं चीजें बेचता हूँ। द फर्स्ट स्टेम्स फ्रॉम द एग्जिस्टेंस ऑफ कंज्यूमर्स हु आर विलिंग टू पे अ प्रीमियम प्राइस फॉर द गुड्स दैट आर डीम्ड टू बी ऑफ एक्स्ट्रा क्वालिटी। ऐसे कुछ उपभोक्ता है या कंज्यूमर्स है, उनको लगता है कि इसका वैल्यू ज्यादा है तो मैं ज्यादा प्रीमियम प्राइस देने के लिए तैयार हूँ, राइट? तो कुछ जैसे आप वो मॉडर्न आर्ट वगैरह देखते हो, कोई एक पेंटिंग होता है तो वो 5 लाख 10 लाख कितने में भी लोग लेने को तैयार है, राइट? तो जिनके पास देने को पैसा है और जिनको वो वैल्यू दिख रहा है उसमें, तो दोस काइंड ऑफ कस्टमर्स, राइट? दूसरा, द सेकेंड मार्केट लाइज इन दोज कंज्यूमर्स हु विश टू यूज देयर परचेसेस टू सपोर्ट लोकल वर्कर्स। अच्छा, मतलब मुझे लगता है यार इनको वैसे भी इनकम नहीं है तो मैं इनसे खरीद लेता हूँ ताकि इनको फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकूँ, इनके मदद कर सकूँ, ताकि कम से कम क्राफ्ट आगे चलता रहे, बढ़ता रहे, ये लोगों को अपना खाना पानी मिलता रहे। ठीक है, or to reduce their environmental impact by taking goods to crafts people to be mended or recycled। अच्छा, और वो फाइनेंशियली सपोर्ट करना या फिर रिड्यूस द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। मान लो मैं एनवायरमेंट लवर हूँ, मुझे लगता है कि दूसरे इंडस्ट्री से हानि होता है तो मैं इनको सपोर्ट करता हूँ, इनकी चीजें खरीदता हूँ, राइट? टेकिंग गुड्स टू क्राफ्ट पीपल टू बी मेंडेड और रिसाइकल्ड, मैं क्या करता हूँ, पुरानी चीजें उनके पास लेके जाता हूँ, रिसाइकल करवाता हूँ और अच्छी चीजें बनवाता हूँ। तो एनवायरमेंट पे इम्पैक्ट भी नहीं हुआ और इनको भी अपना फाइनेंशियल सपोर्ट मिल गया। व्हाट इज मेंडेड? टू रिपेयर, to repair damaged goods or products is mend. Okay. For workers, the appeal of craftsmanship is that it allows them the autonomy to make creative choices and thus makes the job far more satisfying। देखो, कोई उनको आके बता नहीं रहा है कि ऐसा ही करना है, ये स्टैंडर्ड है, यही फॉलो करना है। वो अपने क्रिएटिव चॉइसेस के हिसाब से काम कर रहे हैं, तो जॉब सेटिस्फेक्शन है उनको बेसिकली, राइट? तो जॉब सेटिस्फाइंग है। ओके, इन दैट सेंस इट कुड ऑफर होप फॉर द ओवरऑल लेबर मार्केट। Thus, let the machines automate dull and repetitive tasks। तो मशीन को वो क्या बोल रहा है, डल और रेपिटेटिव टास्क जो है वो ऑटोमेट करने दो, एंड लेट द वर्कर्स फोकस प्योरली ऑन देयर स्किल्स। ठीक है, judgment and imagination। Okay, as a current example, the academic cite the agile manifesto in the software sector, an industry at the heart of technological change। सॉफ्टवेयर सेक्टर इज एट द हार्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज, क्योंकि सॉफ्टवेयर फटाफट अपडेट होते रहते हैं, नए नए आते रहते हैं, नए अल्गोरिथम्स बनते रहते हैं, नए सॉफ्टवेयर आपके आते रहते हैं। तो सॉफ्टवेयर सेक्टर इज एट द हार्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज। मैनिफेस्टो मतलब जैसे इलेक्शन का मैनिफेस्टो होता है, राइट? विजन्स आपके, या फिर क्या क्या आप इंप्लीमेंट करोगे, क्या क्या चीजें करोगे। ठीक है, अजाइल मैनिफेस्टो, व्हाट इज अजाइल? फ्लेक्सिबल। यस, अजाइल इज फ्लेक्सिबल, एबल टू मूव क्विकली। ठीक है, द पायनियर्स बिहाइंड द ओरिजिनल अजाइल मैनिफेस्टो। पायनियर मतलब पायनियर
among the first to explore. Yes, among the first to explore मतलब कोई ऐसा इंसान जो किसी क्षेत्र में या किसी फील्ड में पहले एक्सप्लोर करता है तो उसको पायनियर बोलते हैं. ठीक है. The pioneers behind the original Agile Manifesto promised to prioritize individuals and interactions over processes and tools. Okay. By bringing together experts from different teams, Agile working is designed to improve creativity. Okay. So different fields से different workers लेके आओ. By bringing together experts from different teams, Agile working is designed to improve creativity. ठीक है. But the broader question is whether crafts can create a lot more jobs than they do today. ऐसा करने से ये हो सकता है क्या? Demand for crafted products may rise, but will it be easy to retrain workers in sectors that might get automated? Okay. अब वो रिट्रेन है कि रिटेन है अपने को नहीं पता. हो सकता है कुछ रिटेन भी हो. रिटर्न मतलब टू कीप और टू होल्ड बैक, एंड रीट्रेन इज फिर से ट्रेन करना, बट रिटेन भी हो सकता है, तो पता नहीं. डिमांड फॉर क्राफ्टेड प्रोडक्ट्स में राइज, बट विल इट बी इजी टू रिटेन वर्कर्स इन सेक्टर्स दैट माइट गेट ऑटोमेटेड. इसका मतलब ये भी हो सकता है कि सेक्टर ऑटोमेट हो रहा है तो रिटेन वर्कर को कर सकोगे कि नहीं. सच एज ट्रक ड्राइवर्स टू टेक एडवांटेज. ठीक है. In a world where products and services often have to pass through regulatory hoops. What is hoop? Hoop मतलब हुला हुप पता है आपको क्या होता है हुला हुप? वो रिंग. हाँ, राउंड ट्री या जगह. कैसे राउंड रिंग बोल रहे हो ना? हाँ हाँ रिंग. आई नो ओनली वन, दैट इज हुला हुप. हुला हुप मतलब जो आप कमर में लगा के आप ये करते हो, दैट इज हुला हुप. ये हुप मतलब दैट राउंड, ओके, दैट सर्कुलर थिंग. तो वो क्या बोल रहा है रेगुलेटरी हुप्स, मतलब बेसिकली क्या रेगुलेटरी चैलेंजेस एक के बाद एक. आपको पता है वो हुप से कुछ लोग जंप करते कंटिन्यूअसली थ्रू दैट हुप, तो रेगुलेटरी हुप्स मतलब रेगुलेटरी चैलेंजेस. In a world where products and services often have to pass through regulatory hoops, large companies will usually have the advantage. Obviously बात है, large company के पास पैसा है तो they can pay the money and pass through these regulatory hoops easily. History also suggests that link between crafts and creativity is not automatic. Okay. Medieval crafts guilds. What is medieval? Ancient history, medieval history, modern history. तो medieval मतलब हाँ हाँ, बट कौन सा टाइम मतलब मिडल. एशियंट और मॉडर्न के बीच में. नहीं ठीक है. हाँ, ऑल दैट इज फाइन, दैट इज राइट, आई एम नॉट सेइंग रॉन्ग. मतलब बेसिकली मध्यकालीन, राइट. अगर आप बोलोगे तो उसका मीनिंग मध्यकालीन है, राइट. तो मिडिवल क्राफ्ट गिल्ड्स, गिल्ड्स मतलब क्या? हाँ, ग्रुप. बेसिकली एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल विथ सेम इंटरेस्ट इज अ गिल्ड. एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल विथ सेम इंटरेस्ट इज अ गिल्ड. ठीक है. मिडिवल क्राफ्ट गिल्ड्स वर मोनोपोलीज, मतलब अकेले रूल करते थे मार्केट को, मोनोपोली. विच रेजिस्टेड न्यू एंट्रेंट्स. रेजिस्ट मतलब रोकना, प्रिवेंट करना. न्यू एंट्रेंट्स, एंट्रेंट्स मतलब मार्केट में नया आने वाला एंट्रेंट. दे वर ऑल्सो हाईली hierarchical with young men required to spend long periods as apprentices and journeymen before they could set up on their own. ठीक है. देखो मिडिवल क्राफ्ट गिल्ड्स जो थे ना, वर मोनोपोलीज. वो नए लोगों को आने नहीं देते थे, अपने मार्केट में नए लोगों को आने नहीं देते थे. दे वर ऑल्सो हाईली हायरार्किकल विथ यंग मैन. हायरार्किकल मतलब एक के बाद एक उनका चलता था. विथ यंग मैन रिक्वायर्ड टू स्पेंड लॉन्ग पीरियड्स एज अप्रेंटाइसेस. व्हाट इज अप्रेंटाइस? हाँ, स्टूडेंट, ट्रेनीज, राइट, लाइक इंटर्न्स ओनली, अप्रेंटाइज. ओके. एंड जर्नीमैन बिफोर दे कुड सेट अप ऑन देयर ओन. मतलब इससे पहले कि आप बिजनेस को खुद करना चालू करो, आपको बहुत सारी ट्रेनिंग लेना जरूरी था. यस. बाय दैट टाइम द इनोवेटिव स्पिरिट में हैव बीन नॉक्ड आउट ऑफ देम. मतलब इतना ट्रेनिंग उनको देते थे सालों साल का, तब तक वो इनोवेटिव स्पिरिट चला जाता था.
उनको सिखाया जाता था ये करो ये मत करो वो मत करो, तो बेसिकली वो मैकेनिकल काम करना चालू करते हैं ना, फिर उनका क्रिएटिविटी वगैरह तो खत्म हो जाता है तब तक, क्योंकि उनको कुछ अलाउड ही नहीं है खुद से करना, उनको सिर्फ बताया जा रहा है, तो इनोवेटिव स्पिरिट खत्म हो रहा है। क्राफ्ट वर्कर्स कैन थ्राइव इन द मॉडर्न एरा। थ्राइव मतलब yes, survive and grow is thrive in the modern era, but only if they don't get too organized. अगर वो टू ऑर्गेनाइज्ड हो गए तो फिर से वो ग्रो नहीं कर सकेंगे, क्योंकि फिर वो कंपनी जैसे या प्रोडक्शन हाउसेस जैसे बन जाएंगे, राइट? तो बेसिकली दे विल बिकम लाइक इंडस्ट्रीज और ऑर्गेनाइज्ड कंपनीज, राइट? तो उनको वो फ्रीडम होना चाहिए, दे शुड नॉट गेट टू ऑर्गेनाइज्ड इन ऑर्डर टू मेंटेन देयर क्रिएटिविटी। चलो जाने दो। सिक्स्थ, द ऑथर क्वेश्चंस द एबिलिटी ऑफ क्राफ्ट्स टू क्रिएट सब्सटेंशियल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंटली बिकॉज। चलो अब सोचो अच्छे से और बताओ क्या आएगा। क्या आया? सेकेंड तुम्हारा कोमल, सेकेंड तुम्हारा, थर्ड। ओके चलो देखते हैं। सी द ऑथर क्वेश्चंस द एबिलिटी ऑफ क्राफ्ट्स टू क्रिएट सब्सटेंशियल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंटली बिकॉज। तो वो बोल रहा है कि जो क्राफ्ट्स है वो सब्सटेंशियल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंटली क्रिएट नहीं कर सकते, ऐसा ऑथर बोल रहा है, क्योंकि ठीक है। तो क्यों नहीं कर सकते, अब देखो वहां पे ऊपर कहीं पे दिया हुआ है रेगुलेटरी हुप्स। देखो सेकंड लास्ट पैसेज, यस, सेकंड लास्ट पैराग्राफ देखो और लास्ट लाइन देखो। इन अ वर्ल्ड वेयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफन हैव टू पास थ्रू रेगुलेटरी हुप्स, लार्ज कंपनीज विल यूजुअली हैव द एडवांटेज। देखो क्या है कि रेगुलेटरी हुप्स है तो लार्ज कंपनीज के पास एडवांटेज है, तो वो तो ओवरकम कर जाएंगे, लेकिन ये जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स है, राइट, वो कैसे उसको बाईपास नहीं कर पाएंगे या उसका सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाएंगे, इसीलिए वो ज्यादा जॉब्स प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। स्टार्टिंग में देखो क्या लिखा है, बट द ब्रॉडर क्वेश्चन इज वेदर क्राफ्ट्स कैन क्रिएट अ लॉट मोर जॉब्स देन दे डू टुडे, राइट? और फिर इन अ वर्ल्ड वेयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफन हैव टू बाईपास रेगुलेटरी हुप्स, लार्ज कंपनीज यूजुअली विल हैव द एडवांटेज। तो सेकंड ऑप्शन देखो, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स कुड मेड इट डिफिकल्ट फॉर स्मॉल क्राफ्ट्स आउटफिट्स टू कम्पीट। तो लार्ज आउटफिट तो अपना रेगुलेटरी हुप बाईपास कर सकते या उसको रिजॉल्व कर सकते और जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सकते, लेकिन जो छोटे हैं क्राफ्ट्स वगैरह, छोटे क्राफ्ट्स, वो ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सेकंड इज द करेक्ट रीजन, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स कुड मेड इट डिफिकल्ट फॉर स्मॉल क्राफ्ट्स आउटफिट्स टू कम्पीट। और अगर आप थर्ड देखोगे, वर्कर्स मेड रिडंडेंट बाय ऑटोमेशन आर अनलाइकली टू ऑप्ट फॉर क्राफ्ट रिलेटेड वर्क। ये कहाँ पे दिया है?
कि वो ऑप्ट नहीं करेंगे। देखो ऑप्ट नहीं कर सकेंगे वो अलग दिया है, लेकिन वो ऑप्ट नहीं करेंगे ये नहीं दिया है। वो ऑप्ट नहीं कर सकेंगे क्योंकि ऑटोमेट हो गया तो वो कैसे जॉब करेंगे, राइट। लेकिन ऑप्ट करेंगे नहीं ये नहीं दिया है, तो सेकंड इज मोर अप्रोप्रिएट। चलो नेक्स्ट देखो सेवेंथ। क्या है सेवेंथ का? फोर्थ? सेकंड एंड फोर्थ? चलो देखते हैं। वी कैन इन्फर फ्रॉम द पैसेज दैट medieval crafts guilds resembled mass production in that both। तो वो बोल रहा है जो medieval craft guild थे वो मास प्रोडक्शन को रिजेंबल करता था, क्योंकि दोनों में क्या सिमिलरिटी थी। क्योंकि दोनों में क्या सिमिलरिटी थी ये पूछ रहा है कि दोनों में ऐसे कौन सी सिमिलरिटी है जिससे मीडिवल क्राफ्ट गिल्ड मास प्रोडक्शन को रिजेंबल करेगा। सेकेंड, डिड नॉट ऑलवेज एम्प्लॉय egalitarian production processes। what is egalitarian? Equal rights, yes, the principle of equal rights। so did not always they are similar because they do not always employ egalitarian production processes और principle of equal rights। तो ये अपने को कहाँ से पता चला? ये तो कहीं पे मेंशन नहीं है पैसेज में कि वो जो प्रोसेसेस है वो इक्वल राइट्स को मद्देनजर रखते हुए है, ऐसा कुछ दिया नहीं है ना कहीं पे। हाँ हाँ, वो हायरार्किकल मतलब बेसिकली एक के बाद एक, जैसे मतलब मान लो मैं फादर हूँ, मैं करता हूँ वो बिजनेस, तो मेरे जो नेक्स्ट जनरेशन होगा मेरा जो, उन्हीं को वो अलाउड होगा वो कंटिन्यू करना। तो हर एक जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थे वो सिर्फ नेक्स्ट जनरेशन को ट्रेनिंग देके उन्हीं को बनाते थे, न्यू एंट्रेंट्स को अलाउ नहीं करते थे। हाँ, अच्छा, डिड नॉट ऑलवेज एम्प्लॉय इगैलिटेरियन प्रोडक्शन प्रोसेसेस, बट वो प्रोडक्शन प्रोसेस की बात कर रहे हैं ना, वो प्रोडक्शन प्रोसेस की बात कर रहे हैं। डिड नॉट ऑलवेज एम्प्लॉय इगैलिटेरियन प्रोडक्शन प्रोसेसेस। हाँ, वो प्रोडक्शन प्रोसेस मतलब जैसे मास प्रोडक्शन अगर मैं कर रहा हूँ जैसे सीविंग मशीन का, तो उसका
और क्राफ्ट्स गिल्ड्स तो प्रोडक्शन प्रोसेस तो होता नहीं है, क्योंकि एक के बाद एक बनाते हैं वो लोग, ठीक है। तो उन दोनों में सिमिलैरिटी अपने को चाहिए, ठीक है। तो इक्वल राइट्स का देखो वैसे तो मेंशन नहीं है, और इक्वल इगैलिटेरियन प्रोडक्शन प्रोसेस है ऐसा करके कुछ मेंशन नहीं है, और दोनों में सिमिलैरिटी होना तो दूर की बात है, इंडिविजुअली भी ऐसा कुछ बोला नहीं गया है ना। इफ यू सी आंसर ऑप्शन 4, both of them discouraged innovation by restricting entry through strict rules, ठीक है, ये आप बोल रहे हो। We can infer from the passage that medieval craft guilds resembled mass production that discouraged innovation by restricting entry through strict rules। देखो discouraged innovation by restricting entry, यहां तक अगर मैं बोलता, ठीक है, तो फिर भी सही होता। किसके लिए? मिडिवल क्राफ्ट्स गिल्ड्स के लिए। डिस्करेज्ड इनोवेशन बाय रिस्ट्रिक्टिंग एंट्री, तो कोई आ नहीं सकता तो इनोवेट कर नहीं सकता। जो उसका सेकेंड पार्ट है थ्रू स्ट्रिक्ट रूल्स, ये कहां पे लिखा है और ये आपको कैसे पता? वो मेंशन नहीं है ना कहीं पे कि थ्रू स्ट्रिक्ट रूल्स। और दूसरी चीज ये देखो, दूसरा चीज कि ये जो मास प्रोडक्शन प्रोसेस है उसके लिए कैसे एप्लीकेबल है कि डिस्करेज्ड इनोवेशन बाय रिस्ट्रिक्टिंग एंट्री थ्रू स्ट्रिक्ट रूल्स। ये मास प्रोडक्शन के लिए तो ऐसा कुछ था ही नहीं कि एंट्री रिस्ट्रिक्टेड था वगैरह, कोई भी आ सकता था, कोई भी मास प्रोडक्शन कर सकता था, उसके लिए तो ये रूल अप्लाई भी नहीं होता है। तो ट्रेडिशनल क्राफ्ट गिल्ड के लिए डिस्करेज्ड इनोवेशन बाय रिस्ट्रिक्टिंग एंट्री वहां तक सही है, थ्रू स्ट्रिक्ट रूल्स गलत है, और मास प्रोडक्शन के लिए तो पूरा पॉइंट ही गलत है। अब आ जाओ पॉइंट नंबर 1 पे, डिड नॉट नेसेसरीली प्रमोट क्रिएटिविटी। डिड नॉट नेसेसरीली प्रमोट क्रिएटिविटी, तो ट्रेडिशनल क्राफ्ट गिल्ड्स देखते हैं, दे डिड नॉट प्रमोट क्रिएटिविटी, क्योंकि देखो न्यू एंट्रेंट तो मैं वैसे भी अलाउ नहीं कर रहा हूं, तो मेरा कोई कंपटीशन बढ़ ही नहीं रहा है। तो जब मेरा कंपटीशन ही नहीं बढ़ रहा है तो मैं क्रिएट क्यों करूंगा, नई चीजें क्यों क्रिएटिवली क्रिएट करूंगा, राइट। सो आई एम नॉट फोकस्ड ऑन क्रिएटिविटी ओवर देयर और क्रिएटिंग न्यू इनोवेटिव प्रोडक्ट्स। तो मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ क्रिएटिविटी, क्योंकि वैसे भी कोई नया एंट्रेंट आ नहीं रहा है, तो मुझे बस सीखना है। और दूसरा चीज कैसे पता चला, क्योंकि वो सालों साल तक नए पीढ़ी को ट्रेनिंग देते थे, वो उनको सिखाते थे ये करना है, वो करना है, वो करना है, वो सिर्फ बताते थे। उनकी क्रिएटिविटी वॉज नॉट टेकन इन टू कंसिडरेशन, और उनका इनोवेशन क्रिएटिविटी वैसे भी वो तब तक मर जाता था जब तक वो ट्रेनिंग करते थे पूरा कंप्लीट, बहुत सालों तक। उन्होंने मेंशन भी किया पैसेज में, तब तक उनका इनोवेशन खत्म हो जाता था, राइट। तो दे डिड नॉट नेसेसरीली प्रमोट क्रिएटिविटी, दैट इज राइट। अगर हम मास प्रोडक्शन की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, वो तो क्रिएटिविटी, दे वर नॉट प्रमोटिंग क्रिएटिविटी, क्योंकि उनको मास प्रोडक्शन करना है, तो वो तो एक के बाद एक मास प्रोडक्शन करेंगे। तो दोनों पॉइंट्स आर सेटिस्फाइड विद पॉइंट नंबर 1, सो दैट इज राइट। चलो नेक्स्ट करो 8th वाला।
यस, क्या आया 8th का? सेकेंड। ओके, तुम्हारा? फर्स्ट। तुम्हारा कोमल? फोर्थ। ओके, एंड द आंसर इज थर्ड। ओके, चलो अभी देखते हैं। ओके, द मोस्ट रिसेंट, अब अच्छे से समझो, देखो, द मोस्ट रिसेंट रिवाइवल इन इंटरेस्ट इन द क्राफ्ट्स। इंटरेस्ट रिवाइवल मतलब टू रिवाइव, टू कम अलाइव अगेन। The most recent revival in interest in the crafts is the result of emergence of all of the following except, मतलब जो क्राफ्ट्स में इंटरेस्ट पैदा हुआ है रिसेंटली, वो बिलो दिए हुए चार में से तीन रीजंस की वजह से हुआ है, एक रीजन की वजह से नहीं हुआ है, वो बताना है आपको। तीन रीजन की वजह से हुआ है, एक रीजन की वजह से नहीं हुआ है। देखो, पहला रीजन, अ ग्रेटर इंटरेस्ट इन बाइंग लोकली प्रोड्यूस्ड गुड्स। यस, ये तो दिया हुआ है वहां पे कि कुछ लोग ऐसे हैं जो लोकली प्रोड्यूस गुड्स ढूंढना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, राइट? तो दैट इज वाई इट इज रिवाइविंग, दैट इज फाइन। सेकेंड, कंसर्न्स अबाउट द एनवायरमेंटल इंपैक्ट ऑफ मास प्रोडक्शन। कुछ लोग ऐसे हैं जो एनवायरमेंट को लेके कंसर्न है कि एनवायरमेंट का क्वालिटी डिटेरियोरेट हो रहा है, तो हम नेचुरली प्रोड्यूस गुड्स खरीदते हैं। वैसे कुछ बायर्स है, कंज्यूमर्स है, वो भी हमने डिस्कस किया था। फोर्थ वाला देखो, अ नीश मार्केट फॉर डिसर्निंग बायर्स ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स। कुछ ऐसे नीश कस्टमर्स है या कंज्यूमर्स है जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं, क्वालिटी प्राइस भले ही ज्यादा हो, प्राइस भले ही ज्यादा हो लेकिन क्वालिटी चाहिए हमें, तो वैसे भी कुछ बायर्स थे, प्रीमियम बायर्स, वो भी हो गया। तो थर्ड वाला देखो, सपोर्ट फॉर इंडिविजुअल क्रिएशंस एज अपोज टू मास प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट्स। कोई भी खरीदने वाला व्यक्ति ऐसा नहीं था कि बिकॉज आई वॉन्ट टू प्रमोट क्रिएटिविटी और आई सपोर्ट इंडिविजुअल क्रिएशन, दैट इज वाई आई एम बाइंग दिस, ऐसा कोई नहीं था। तो ओनली थर्ड ऑप्शन इज द इनकरेक्ट रीजन, दैट इज वाई इट्स द राइट आंसर। व्हाट इज डिसर्निंग? डिसर्निंग मतलब, डिसर्निंग मतलब जो डिस्टिंग्विश कर सके, एबल टू रिकॉग्नाइज द क्वालिटी ऑफ समथिंग, राइट? डिसर्निंग, someone who is able to recognize or distinguish the quality of goods। चलो नाइन्थ वाला करो। देखो, थोड़ा सा नहीं, ये क्वेश्चन आपको ध्यान देके करना पड़ेगा, थोड़ा, और थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स और दिमाग लगा के, क्योंकि ये ऐसा एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, ये थोड़ा इन्फरेंस बेस्ड, आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। ये सीईटी जैसा या फिर बाकी एग्जाम जैसा डायरेक्ट नहीं है।
क्या है? 4, 4. Okay. See, which one of the following statements is not inconsistent with the view stated in the passage? Not inconsistent मतलब consistent. तो पैसेज में जो दिया गया उस हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट है? द आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स मूवमेंट वाज इनिशियली इंस्पायर्ड बाय अमेरिकन सिस्टम, बिल्कुल नहीं, राइट. We need to support the crafts, only then is extreme, only then we can retain the creativity intrinsic to their production, nahi. The agile movement in software is a throwback to the tenets of the medieval crafts guilds, nahi. What is tenet? Tenet is principle or belief, concept, principle or belief. Fourth, creative in the creativity in the crafts could be stifled if the market for artisan goods becomes too organized. Stifled मतलब क्या? Stopped or stop something from happening. Stifled, right? Stop something from happening. तो देखो क्या बोला है, creativity in the crafts could be stifled if the market for artisan goods becomes too organized. तो ये सही है क्या? हाँ, क्वेश्चन नहीं समझा? अरे वो सिंपल है. Which of the following statements is not inconsistent with the facts mentioned in the passage? तो not inconsistent मतलब क्या? Consistent मतलब some option that aligns with what is stated in the passage, right? One option that is aligned with what is stated in the passage. तो आंसर ऑप्शन 4 अगर आप देखो, क्रिएटिविटी इन द क्राफ्ट्स कुड बी स्टिफल्ड इफ द मार्केट फॉर आर्टिसन गुड्स बिकम्स टू ऑर्गेनाइज्ड. तो ये तो सही है, ये एक पैसेज में दिया हुआ है कि अगर वो इंडस्ट्री बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज हो गई तो फिर उसका भविष्य मुश्किल में है, राइट. सो दैट इज व्हाट इट इज सेइंग. हाँ. अच्छा अच्छा, नहीं, नॉट इनकंसिस्टेंट, सो टू क्रॉसेस मतलब फिर से बैक टू नॉर्मल. हाँ, राइट राइट. अच्छा, हाँ, राइट. ठीक है ना. एज लॉन्ग एज यू गेट इट, इट्स फाइन. चलो, क्वेश्चन नंबर 10 करो. The passage given below is followed by 4 alternate summaries. Choose the option that best captures the essence of the passage. तो एक पैसेज दिया है, 4 समरी दिया, आपको करेक्ट वाला मार्क करना है. साइंटिफिक रिसर्च शोज दैट डॉट डॉट डॉट, वो वाला करो.
फोर्थ, तुम्हारा सेकेंड. Okay. See, scientific research shows that many animals are very intelligent and have sensory and motor abilities that dwarf ours. इसका क्या मतलब है, सेंसरी एंड मोटर एबिलिटीज दैट dwarf ours? हाँ, डॉर्फ मतलब पता है, डॉर्फ मतलब वो बोना, बेसिकली डॉर्फ मतलब कम कर देना. तो उनकी सेंसरी और मोटर एबिलिटीज इतनी ज्यादा है कि ह्यूमंस की एकदम या छोटी लगने लगे. ओके, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन सेंसरी एंड मोटर एबिलिटीज? व्हाट इज मोटर? मूवमेंट रिलेटेड. सेंसरी, yes, sense related, and motor is movement related. Dogs are able to detect diseases such as cancer and diabetes and warn humans of impending heart attacks and strokes. What is impending? Something bound to happen, aane wala, sure to happen. Impending heart attacks and strokes. Elephants, whales, hippopotamuses, giraffes, and alligators use low frequency sounds to communicate over long distances, often miles. Many animals also display wide ranging emotions, including joy, happiness, empathy, compassion. Empathy and compassion is almost the same. Okay. What's the difference between empathy and sympathy? Right. राइट. फीलिंग्स को समझना या अपने आप को उसकी जगह पे रख के इमेजिन करना कि वो कैसे सिचुएशन में है या क्या सर्कमस्टांसेस में है, दैट इज एम्पैथी. सिंपैथी इज सांत्वना देना. यस. कंपैशन, ग्रीफ, एंड इवन रिसेंटमेंट एंड एम्बैरेसमेंट. व्हाट इज रिसेंटमेंट? टू हेट समवन, टू फील ऑफ समवन. हाँ, रिसेंटमेंट इज बेसिकली डिसअपॉइंटमेंट या डिसगस्ट. डिसगस्ट भी बोल सकते हो या डिसअपॉइंटमेंट भी बोल सकते हो, डिसअपॉइंटमेंट भी बोल सकते हो. Even resentment and embarrassment. ठीक है. It's not surprising that animals share many emotions with us because we also share brain structures located in the limbic system that are the seat of our emotions. What is limbic system? हाँ, nerves and networks present in the brain. That is limbic system. Brain से related. तो वो पूछ रहा है कि समरी किसका है, बताओ. What is the option that best captures the essence of the passage, the main idea of the passage? तो क्या आएगा मेन आइडिया? आपने क्या बोला था, फोर्थ. देख, है ना. The advanced sensory and motor abilities of animals is the reason why they can display wide ranging emotions. आप बोल रहे हो कि advanced sensory abilities of animals is the reason why they display emotions. तो सेंसरी एक बार साइड में रखते हैं. द एडवांस्ड मोटर एबिलिटीज ऑफ एनिमल्स इज द रीजन व्हाई दे शो इमोशंस. मतलब क्योंकि वो ज्यादा एडवांस्ड मोटर एबिलिटीज है उनके पास, इसीलिए वो इमोशंस दिखाते हैं. ये उसका मतलब निकल रहा है. ये सही है क्या फिर? नहीं ना. राइट. तो देखो क्या उनका उसका सार क्या है ऊपर के पैसेज का. देखो सेकंड ऑप्शन, द सिमिलैरिटी इन ब्रेन स्ट्रक्चर एक्सप्लेन्स व्हाई एनिमल्स शो इमोशंस टिपिकली एसोसिएटेड विद ह्यूमंस. देखो, ह्यूमन शो इमोशंस, ह्यूमन का एक लिम्बिक सिस्टम है, वही लिम्बिक सिस्टम एनिमल्स में भी है और एनिमल्स भी इमोशंस दिखाते हैं. तो दिस सिमिलैरिटी इन द स्ट्रक्चर ऑफ द लिम्बिक सिस्टम एक्सप्लेन्स व्हाई बोथ ऑफ देम शो सिमिलर इमोशंस. किस पे नहीं किया है? नहीं, बात किया है ना उन्होंने. सी, देखो लास्ट में देखो, it's not surprising that animals share many emotions with us because we also share brain structures that, नहीं we, हम्म, हाँ, हाँ. ओके, चलो देखते हैं. साइंटिफिक स्टडीज दैट ऑफर
is communicate over long distance. Often by the many animals also be watching. देखो दिया है ना. See, it's not surprising that animals share many emotions with us. ठीक है, because we also share brain structures. शेयर ब्रेन स्ट्रक्चर्स मतलब क्या हुआ कि हमारा सिमिलर है, राइट. शेयर ब्रेन स्ट्रक्चर्स मतलब सिमिलर ब्रेन स्ट्रक्चर्स. हाँ. हाँ. कहाँ पे? सेकंड में. तो वही आंसर है ना. हाँ. द सिमिलरिटी इन ब्रेन स्ट्रक्चर एक्सप्लेन्स व्हाई एनिमल्स शो इमोशंस. सी, वी शेयर ब्रेन स्ट्रक्चर विद देम. ठीक है, देखो. देखो क्या है कि हमारा ब्रेन स्ट्रक्चर ए टाइप का है मान लो, और हम इमोशन शो करते हैं. अब जो एनिमल्स है उनका ब्रेन स्ट्रक्चर हमारे जैसा है, वी शेयर सेम ब्रेन स्ट्रक्चर एनिमल्स के जैसे. तो एनिमल्स का भी ब्रेन स्ट्रक्चर सेम हुआ, और एनिमल्स भी सेम इमोशंस दिखाते हैं, जैसे उसने एग्जांपल दिए ये दिखाता है. अब वो बोल रहा है कि हम लोग भी वो इमोशंस दिखाते हैं और एनिमल्स भी वो लोग दिखाते हैं क्योंकि हमारा ब्रेन स्ट्रक्चर सेम है. तो दैट इज द समरी और द मेन आइडिया. हाँ. 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 तो वो सेंटेंस का मतलब क्या है? द सिमिलैरिटी इन ब्रेन स्ट्रक्चर मतलब हमारा जो ब्रेन स्ट्रक्चर सिमिलर है एनिमल्स के साथ. इट एक्सप्लेन्स व्हाई एनिमल्स शो इमोशंस टिपिकली एसोसिएटेड विद ह्यूमंस. वो एक्सप्लेन करता है कि एनिमल्स क्यों वो सारे इमोशंस दिखाता है जो ह्यूमंस भी दिखाते हैं, ऐसा. राइट. ओके. चलो नेक्स्ट करो 11th वाला. There is a sentence that is missing in the paragraph below. Look at the paragraph and decide where option 1, 2, 3 or 4 the following sentence would best fit. तो एक सेंटेंस दिया है और चार ब्लैंक्स दिए हैं. आपको बताना है कि वो सेंटेंस कौन से ब्लैंक में मोस्ट अप्रोप्रिएट फिट है.
हाँ, ऑप्शन 4। हाँ, थर्ड वाला ऑप्शन 4 वही आया। ओके, गुड, दैट इज राइट। चलो देखते। द नेशंस ऑफ द सिल्क रोड्स आर समटाइम्स कॉल्ड डेवलपिंग कंट्रीज। तो जो नेशन सिल्क रोड्स में फॉल करते हैं उनको डेवलपिंग कंट्रीज बोलते हैं। तो सिल्क रोड्स मतलब सिल्क रूट, राइट। और सिल्क रूट जो है आपके कौन से कंट्रीज में से जाता है या जाता था? इंडिया, चाइना और म्यांमार। ओके, और बस तीन ही? तिब्बत, ओके, नेपाल, ठीक है। देखो एक्चुअली वो फार यूरोप से चालू होता था, ठीक है, एकदम यूरोप से। इफ यू कंसिडर तो इटली, ग्रीस भी आते थे, वहां से चालू होता था। देन उसके बाद आपका इराक है, ईरान है, वो सारे मिडल ईस्टर्न कंट्रीज है, ईरान, इराक। फिर उसके बाद अगर आप थोड़ा और ईस्ट की तरफ आओगे तो अफगानिस्तान इज देयर। और जो भी स्थान वाले जो कंट्रीज है, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, टर्कमेनिस्तान, वो सारे के सारे, ठीक है। फिर अफगानिस्तान, फिर पाकिस्तान, फिर हिंदुस्तान, हिंदुस्तान तो अभी इंडिया है। देन नेपाल, चाइना, तिब्बत, और ये सब, और फिर मंगोलिया। फिर मंगोलिया में भी। तो दिस वाज द मेजर सिल्क रूट। लेकिन साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की तरफ भी सिल्क रूट जाता था, ठीक है। तो वहां से जैसे आपने म्यांमार बोला, वहां से वो नीचे की तरफ भी जाता था, बट मेजर सिल्क रूट आपका ये था। लेकिन जो आपका ट्रेड था वो वहां से यूरोप से लेके साउथ ईस्ट एशियन नेशन तक चलता था। तो ऑल दीज कंट्रीज आर एनीवेज क्लासिफाइड एज डेवलपिंग कंट्रीज। तो वो बोल रहा है कि इनफैक्ट ये तो फार मोर एडवांस्ड है, डेवलप्ड है, ठीक है। हाईली डेवलप्ड कंट्रीज, द वेरी क्रॉस रोड्स ऑफ सिविलाइजेशन। व्हाट इज द क्रॉस रोड? यस, अ प्लेस वेयर टू और मोर रोड्स क्रॉस ईच अदर, क्रॉस रोड, चौक बोल सकते, राइट। इन एडवांस स्टेट्स ऑफ डिसरिपेयर। व्हाट इज डिसरिपेयर? हाँ, समथिंग विच इज नॉट रिपेयर्ड, इन बैड कंडीशन बिकॉज इट इज नॉट रिपेयर्ड, डिसरिपेयर। दीज कंट्रीज, ठीक है, तो एज सच कुछ बीच में आना चाहिए ऐसा लग तो नहीं रहा है। दीज कंट्रीज लाई एट द सेंटर ऑफ ग्लोबल अफेयर्स। दे हैव सिंस द बिगिनिंग ऑफ हिस्ट्री running across the spine of Asia. They form a web of connections, fanning out in every direction. What is fanning out? Spreading. Yes, fan out. Fanning out in every direction, routes along which pilgrims and warriors, nomads and merchants have traveled. Pilgrims मतलब? हाँ, so people who usually travel to visit a religious site or place, right, जिसको हिंदी में तीर्थ यात्री बोलते हैं। किसी तीर्थ पे जाने वाले यात्री, तीर्थ यात्री, ओके। एंड वॉरियर्स, नोमैड्स, नोमैड्स मतलब भटकने वाले इधर उधर, एंड मर्चेंट्स मतलब ट्रेड करने वाले, हैव ट्रैवल्ड गुड्स एंड प्रोड्यूस, हैव बीन बॉट एंड सोल्ड, एंड आइडियाज एक्सचेंज्ड, अडेप्टेड एंड रिफाइंड। ओके, तो कंटिन्यूएशन में ही सही लग रहा है। दे हैव कैरीड नॉट ओनली प्रोस्पेरिटी बट ऑल्सो डेथ एंड वायलेंस। तो कुछ लोग आए उन्होंने डेथ और वायलेंस भी लेके आए। डिजीज एंड डिजास्टर, कुछ लोग डिजीजेस लेके आए, डिजास्टर लेके आए, ओके। द सिल्क रोड्स आर द वर्ल्ड्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कनेक्टिंग अदरवाइज फार फ्लंग प्लेसेस एंड पीपल्स। व्हाट इज फार फ्लंग? दूर दूर, दूर दराज, डिस्टेंट। और अब जो अपना सेंटेंस है वो देखो, understanding Central Asia's role helps developments make more sense not only across Asia but in Europe, the Americas and Africa. It allows us to see patterns. तो अभी ये sentence correctly यहाँ पे fit हो रहा है, and then in continuation you have it allows us to see patterns and links, causes and effects that remain invisible if one looks only at Europe or North America. तो वो बराबर है। तो 3 ऑप्शन 4 आ जाएगा। अब देखो घाई घाई में आपने क्वेश्चन सॉल्व भी किया, तो वो 3 और 4 आपको देखो 1 और 2 एज इट इज दिया है, और सिर्फ 3 और 4 में ऊपर नीचे दिया है। तो देर इज अ वेरी हाई चांस कि आप घाई घाई में कुछ मार्क कर दोगे, बट उसमें भी देखना पड़ेगा, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट करो 12th वाला, कार्टोग्राफर्स। कार्टोग्राफर पता है आपको कौन होता है? पीपल हु स्टडी एंड मेक मैप्स, कार्टोग्राफर्स, और वो स्टडी इज कॉल्ड कार्टोग्राफी।
आया? सेकेंड? ओके, फर्स्ट या सेकेंड में से? फर्स्ट। ओके, चलो। Cartographers design and create maps to communicate information about phenomena located somewhere on our planet. Okay. In the past, cartographers did not worry too much about who was going to read their maps. Although some simple usability research was done, like comparing whether circle or bar symbols worked best, कि इस चीज को सर्कल से मैप करे कि बार सिंबल से मैप करे. कार्टोग्राफर्स न्यू हाउ टू मेक मैप्स. ओके, तो मैप बनाते थे, थोड़ा बहुत वो दिमाग लगाते थे, ज्यादा नहीं. दिस हैज चेंज नाउ. हाउएवर, ड्यू टू ऑल काइंड्स ऑफ सोसाइटल एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स, सोसाइटी भी बदल गई है, टेक्नोलॉजी भी बदल गई है, तो उसकी वजह से उनको भी बदलना पड़ गया. क्या? टुडे मैप रीडर्स आर मोर डिमांडिंग, मोस्टली बिकॉज ऑफ द टूल्स दे यूज टू रीड मैप्स. अब पहले मान लो जैसे मैनुअली मैप पढ़ते होंगे, अभी कुछ टूल्स यूज करते हैं. अब पता नहीं क्या टूल्स है, कुछ टूल्स यूज करते हैं नए एडवांस टेक्नोलॉजी के. ठीक है. कार्टोग्राफर्स टुडे मैप रीडर्स आर मोर डिमांडिंग, तो वो चाहते हैं कि मैप भी उसी तरीके से बनाया जाए, मोस्टली बिकॉज ऑफ द टूल्स दे यूज टू रीड मैप्स. Cartographers who are also influenced by these trends are now more interested in seeing if their products are efficient, effective, and appreciated. Okay. तो कार्टोग्राफर्स आर ऑल्सो गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय दीज ट्रेंड्स. तो आप लोग नई टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, कुछ नया यूज कर रहे हो, तो हमें भी कुछ इंप्रूव करना पड़ेगा. ओके, दे आर ऑल्सो वेटिंग टू सी इफ देयर प्रोडक्ट्स आर एफिशिएंट, इफेक्टिव एंड अप्रिशिएटेड. तो इसका आपको क्या बोलना है? अल्टरनेट समरीज. तो कुछ लोगों का 1 आया, कुछ लोगों का 2 आया. तो चलो 1 देखते हैं. टुडे कार्टोग्राफर्स ऑल्सो नीड टू लुक इनटू द यूजेबिलिटी ऑफ मैप्स बिकॉज ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स. आजकल के जो कार्टोग्राफर है, उनको उनका मैप यूजफुल है कि नहीं ये देखने की जरूरत है, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आ चुकी है. तो दैट इज राइट. इसमें तो कुछ गलत है क्या? नहीं. राइट. सेकेंड देखते हैं. न्यू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हैव प्रॉम्प्टेड कार्टोग्राफर्स टू एक्सपेरिमेंट विद देयर मैप्स बाय अप्लाइंग दीज न्यू इनोवेशंस. ओके, देखो पहली चीज, देखो टू एक्सपेरिमेंट विथ मैप्स, पहली बात तो एक्सपेरिमेंट, देखो एक्सपेरिमेंट उनको करना नहीं है, उनको इंप्लीमेंट करना है. तो एक्सपेरिमेंट, चलो आप बोलोगे सर इंप्लीमेंट करने के लिए एक्सपेरिमेंट तो करना पड़ेगा ना पहले. चलो ठीक है, एक्सेप्टेड. चलो एक्सपेरिमेंट तक भी ठीक है. न्यू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हैव प्रॉम्प्टेड कार्टोग्राफर्स टू एक्सपेरिमेंट विद देयर मैप्स बाय अप्लाइंग दीज न्यू इनोवेशंस. अरे वो जो न्यू इनोवेशंस है ना, वो मैप पढ़ने के तरीके में हुए हैं, मैप पढ़ने के तरीके में, इसीलिए उनको नए मैप्स बनाने पड़ रहे हैं. मैप बनाने के टेक्नोलॉजी में इनोवेशन हुआ है ऐसा नहीं बोला है, मैप पढ़ने के टेक्नोलॉजी में इनोवेशन हुआ है. राइट. तो वो कार्टोग्राफर कैसे नए टेक्नोलॉजी या इनोवेशन अप्लाई करेगा? राइट. हाँ. राइट. हाँ. नहीं नहीं, इन्फ्लुएंस्ड बाय द ट्रेंड्स कि वो लोग ये यूज कर रहे हैं, तो अब मुझे भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा. अरे ठीक है. तो 1 इज मोर अप्रोप्रिएट. चलो नेक्स्ट करो, 13.
यस, क्या आया? थ्री ऑप्शन वन, फोर्थ ऑप्शन थ्री। ओके, थ्री में क्या? ओके, चलो देखते हैं। थ्री। देखो सेंटेंस पढ़ते पहले तो। द ब्रेन इजंट ऑर्गेनाइज द वे यू माइट सेट अप योर होम ऑफिस और बाथरूम मेडिसिन कैबिनेट। ठीक है, तो ब्रेन एकदम सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज किया गया ऐसा बोल रहा है वो, ऐसा नहीं है। द वे यू नो यू माइट सेट अप योर होम और बाथरूम मेडिसिन कैबिनेट। ओके, यू कांट जस्ट पुट थिंग्स एनीवेयर यू वांट टू, राइट? तो देखो मुझे तो यहाँ पे सही लग रहा है वो, कि द ब्रेन इज एन ऑर्गेनाइज द वे यू माइट सेट अप योर होम ऑफिस और बाथरूम कैबिनेट। यू कैन जस्ट पुट थिंग्स एनीवेयर यू वांट टू। ठीक है, इसमें कुछ दिक्कत लग रहा है क्या? चलो आगे देखते हैं फिर। चलो उससे मान लो चालू किया आपने, यू कैन जस्ट पुट थिंग्स एनीवेयर यू वांट टू। द इवॉल्व आर्किटेक्चर ऑफ द ब्रेन इज हैप्पैजार्ड। हैप्पैजार्ड मतलब रैंडम। द इवॉल्व आर्किटेक्चर ऑफ द ब्रेन इज हैप्पैजार्ड and disjointed and incorporates multiple systems, each of which has a mind of its own. Okay. Evolution doesn't design things and it doesn't build systems. Evolution doesn't design things and it doesn't build systems. It settles on systems that historically conveyed a survival benefit. जिससे आपको सर्वाइवल बेनिफिट मिलेगा उससे वो एवोल्यूशन करेगा. इट सेटल्स ऑन सिस्टम दैट प्रोवाइड सर्वाइवल बेनिफिट. देर इज नो ओवरआर्किंग ग्रैंड प्लानर इंजीनियरिंग the systems so that they work harmoniously together. What is overarching or overarching? Very important because it includes many things. Very important. Overarching is very important because it includes many things. So there is no overarching grand planner engineering the systems so that they work harmoniously together. ठीक है, ऐसा नहीं है. तो फिर कैसा है? द ब्रेन इज मोर लाइक अ बिग ओल्ड हाउस विथ पीसमिल रेनोवेशन, राइट? तो ये भी फ्लो सही लग रहा है. देखो पहले लाइन में लिखा है ऐसा नहीं है, और दूसरे लाइन में लिखा है तो फिर कैसा है? द ब्रेन इज लाइक मोर लाइक अ बिग ओल्ड हाउस विथ पीसमिल रेनोवेशन. व्हाट इज पीसमिल? पीसमिल इज a little at a time, or one at a time. Piecemeal renovations done on every floor and less like new construction. अब मान लो हम वो सेंटेंस उसमें डालते हैं. There is no overarching grand planner engineering the system so that they work harmoniously together. The brain isn't organized the way you might set up your home office or bathroom medicine cabinet. The more is the brain is more like a big old house with piecemeal renovations done on every floor and less like new construction. ठीक है, अब देखो एक बार मैं अगर मैं डालता हूं ना तो उसमें सही भी लग रहा है. मैं ये नहीं बोलूंगा कि एकदम ही गलत लग रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है, और फिर उसके बाद बोला है ऐसा भी नहीं है, और फिर उसके बाद बोला कि फिर कैसा है. लेकिन अगर मैं वहां पे डालता हूं ना तो वो जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो एकदम स्मूथ चालू नहीं हो रहा है फिर. तो देर इज नो कॉन्टेक्स्ट. यू कैन जस्ट पुट थिंग्स एनीवेयर यू वांट टू. मतलब किसकी बात हो रही है, किस रिगार्डिंग बात हो रही है, कॉन्सेप्ट क्या है? तो फर्स्ट सेंटेंस इज नॉट फॉलोइंग इनटू प्लेस ना. हाँ. हाँ. हाँ हाँ, चालू किया है मतलब मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट लाइन में. यहाँ पे कुछ कॉन्टेक्स्ट दिया है ना उसके पहले. सी द नेशंस ऑफ द सिल्क रोड्स. व्हेन इट इज सेइंग दीज कंट्रीज इट इज रेफरिंग टू द नेशंस ऑन द सिल्क रोड्स. उसके पहले लाइन भी तो है ना, वो फर्स्ट लाइन थोड़ी है. हाँ. 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 नहीं नहीं. क्यों, वैसे दिया है क्या? प्रिंटेड है क्या आपके इसमें? नहीं ना. हाँ, अंडरस्टैंडिंग वाला सेंटेंस था. अच्छा अच्छा. ओ, ओके ओके ओके. नहीं नहीं, वो सेंटेंस अंडरस्टैंडिंग वाला था. राइट.
ठीक है, ओके, फाइन। हाँ हाँ, राइट राइट। यहाँ पे तो बताया गया कौन सी कंट्रीज, राइट, और वहां पे कुछ भी नहीं और सीधा चालू कर दिया, यू कैन नॉट डू दिस, राइट। यू कैन जस्ट पुट थिंग्स एनीवेयर यू वांट टू, बट कौन सी थिंग्स कहाँ पे किसके रिगार्डिंग, राइट। तो बेसिकली देखो, फर्स्ट वाले से फर्स्ट वाले में वो ज्यादा अप्रोप्रिएट है, दैट इज द पॉइंट, क्योंकि 3 नंबर पे आप डालोगे भी नहीं तो इतना डिफरेंस नहीं पड़ रहा है मीनिंग वाइज, राइट। यस, ओके, चलो नेक्स्ट करो। एक लास्ट वाला करते हैं आज के लिए, 14 वाला, देन विल स्टॉप। कौन सा? फोर्थ वाला, ओके। थ्री।
चलो देखते हैं। कॉम्प्रिहेंडिंग अ वाइड रेंज ऑफ इमोशंस, सेंटेंस दिया है, कॉम्प्रिहेंडिंग a wide range of emotions, understanding or taking into consideration, Renaissance music nevertheless portrayed all emotions in a balanced and moderate fashion. तो Renaissance एक्चुअली Renaissance ही होता है, बट Renaissance भी बोल सकते हैं. Renaissance music nevertheless portrayed all emotions in a balanced and moderate fashion. तो जो सारे emotions थे वो balanced and moderate fashion में जताता था. What is nevertheless? In spite of, right? कभी भी. Yes, in spite of. Okay. What is Renaissance? हाँ, हिस्टोरिकल पीरियड था, राइट. बट कब से लेके कब तक और कहाँ पे और क्यों? इटली, स्पेसिफिकली ओनली इटली? फ्रांस भी? तो इटली फ्रांस ये सब कहाँ पे आते हैं? यूरोप में. तो चलो यूरोप में था, राइट. ठीक है, सो यूरोप इज राइट. अब कौन से काल में था, कौन से दौर में था? हाँ, राइट. जहाँ पे आर्ट और लिटरेचर आपका, it was reviving and it was growing very strongly and rapidly. That period is called Renaissance period, right? So it was basically from 14th century to 17th century. ठीक है, 14 से, हाँ, पूरा 3-4 सेंचुरीज तक वो चल रहा था, राइट. एंड ऑल्सो साइंस वॉज ऑल्सो ग्रोइंग, अपार्ट फ्रॉम आर्ट एंड लिटरेचर साइंस वॉज ऑल्सो ग्रोइंग. वहाँ पे क्वेश्चंस, साइंटिफिकली क्वेश्चन करना चालू किया था लोगों ने, क्योंकि पहले जो था, जो आपने रिलीजन ने बोल दिया दैट वाज फाइनल, कि ऐसा है तो ऐसा है. बट पीपल हैड स्टार्टेड क्वेश्चनिंग साइंटिफिकली एज टू व्हाई सच थिंग्स हैपन, एंड साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग भी ग्रो कर रहा था उस टाइम पे, अपार्ट फ्रॉम आर्ट एंड लिटरेचर. तो अगर आप देखोगे, अ वॉल्यूम ऑफ ट्रांसलेटेड इटालियन मैड्रिगल्स. व्हाट इज अ मैड्रिगल? A madrigal is a song or a poem. Okay? A madrigal is a song or a poem. A volume of translated Italian madrigals were published in London during the year of 1588. This sudden public interest facilitated a surge of English madrigal writing as well as a spurt of other secular music writing and publication. तो पहले तो ये बताओ, जैसे इटालियन मैड्रिगल्स पब्लिश हो रहे थे लंदन में, दिस सडन पब्लिक इंटरेस्ट फैसिलिटेटेड अ सर्ज ऑफ इंग्लिश मैड्रिगल राइटिंग. तो उसकी वजह से लोगों ने इंग्लिश मैड्रिगल राइटिंग भी चालू कर दिया. व्हाट इज अ सर्च? इंक्रीज और राइज, राइट, बढ़ना. सर्ज ऑफ इंग्लिश मैड्रिगल राइटिंग एज वेल एज अ स्पर्ट. व्हाट इज अ स्पर्ट? स्पर्ट, सडन फ्लो. सडन फ्लो और सडन इंक्रीज. अ स्पर्ट ऑफ अदर सेक्युलर. सेक्युलर मतलब सपोज इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, तो हाँ, treat all religions equally. So something that is non-religious, not inclined to one religion or not affiliated with one religion, so non-religious बोल सकते हो. Non-religious music writing and publication. Okay. This music boom, अब ये तो सही लग रहा है. This music boom, जो music boom की बात ऊपर हो रही है, this music boom lasted for 30 years and was as much a golden age of music as British literature was with Shakespeare and Queen Elizabeth I. Okay. The rebirth in both literature and music originated in Italy and migrated to England. The England madrigal became more humorous and lighter in England compared to Italy. तो इंग्लैंड जब पहुंचा तो वहां पे लोगों ने थोड़ा ह्यूमर ऐड करना चालू किया, थोड़ा लाइट बनाना चालू किया. Became more humorous and lighter in England as compared to Italy. इटली में थोड़ा सीरियस था, ठीक है. Renaissance music was mostly polyphonic in nature, in texture. What is polyphonic? What is poly? Poly तो पता होगा ना? More than one. Mono and poly. Mono is single, poly is many. Yes. Yes. Phonic is related to sound, right? So many sounds. Polyphonic in texture. Okay. अभी डैश आ गया, ठीक है. तो अब देखते हैं अपना सेंटेंस बैठ रहा है क्या वहां पे.
Renaissance music was mostly polyphonic in texture, comprehending a wide range of emotions. Renaissance music nevertheless portrayed all emotions in a balanced and moderate fashion. Okay. Extreme use of and contrast in dynamics, rhythm, and tone, color do not occur. The rhythms in Renaissance music tend to have a smooth, soft flow instead of a sharp, well defined pulse of accents. What is pulse of accents? वो जो आपका म्यूजिक में मीटर होता है ना, मीटर ऑफ म्यूजिक, पल्स ऑफ एक्सेंट्स इज मीटर ऑफ म्यूजिक. ठीक है. तो स्मूथ फ्लो इंस्टेड ऑफ अ शार्प वेल डिफाइंड पल्स ऑफ एक्सेंट्स. ओके. तो देखो यहाँ पे तो कुछ लग नहीं रहा है. अब उसको फोर्थ पे रख के देखते हैं एक बार. रेनेसांस म्यूजिक वाज मोस्टली पॉलीफोनिक इन टेक्सचर. ओके. एक्सट्रीम यूज ऑफ एंड कॉन्ट्रास्ट इन डायनामिक्स, रिदम एंड टोन डू नॉट अकर. Comprehending a wide range of emotions, Renaissance music nevertheless portrayed all emotions in a balanced and moderate fashion. The rhythms in Renaissance music tend to have a smooth, soft flow. तो कौन सा ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है आपने को, 3 की 4? 4. देखो देखो एक बार पढ़ के देखो. ठीक है. रेनेसांस म्यूजिक चालू करो, फिर 3 में डाल के देखो, फिर पूरा पढ़ो, और फिर रेनेसांस म्यूजिक से चालू करके 4 में देखो. देखो कि एक के बाद एक कौन सा फ्लो में जा रहा है, कौन सा बेटर लग रहा है. फोर्थ वाला. ओके. देखो मान लो मैं सेंटेंस डालता भी नहीं हूं अभी, 3 में और 4 में दोनों में नहीं डाला मैंने, तो अब देखो कि फोर्थ के पहले वाला सेंटेंस देखो. एक्सट्रीम यूज डू नॉट अकर. एक्सट्रीम यूज डू नॉट अकर. और फोर्थ के बाद वाला सेंटेंस क्या कर रहा है? दे हैव अ स्मूथ सॉफ्ट फ्लो इंस्टेड ऑफ अ शार्प वेल डिफाइंड पल्स ऑफ एक्सेंट्स. तो देखो एक्सट्रीम यूज नहीं है, वो स्मूथ है. एक्सट्रीम यूज नहीं है, इट हैज अ स्मूथ सॉफ्ट फ्लो इंस्टेड ऑफ शार्प वंस. हाँ. राइट. हाँ. राइट. लेकिन इसमें सिर्फ देखो टोन रिदम तो है ही, लेकिन कैसे बोला गया है, क्या बोला गया, वो भी अपने को देखना पड़ेगा. सिर्फ कॉन्टेक्स्ट वाइज नहीं, अपने को थोड़ा मीनिंग भी देखो. दी रेनेसांस म्यूजिक वाज मोस्टली पॉलीफोनिक इन टेक्सचर, मतलब देयर वर मेनी साउंड्स. ठीक है. अब देखो मैं थर्ड वाला पे डाल के देखता हूँ, पूरा पढ़ो. देखो रेनेसांस म्यूजिक वाज मोस्टली पॉलीफोनिक इन टेक्सचर, comprehending a wide range of emotions, Renaissance music nevertheless portrayed all emotions in a balanced and moderate fashion. ठीक है. वो बैलेंस्ड फैशन में एक्सप्रेस करता था. एक्सट्रीम यूज एंड कॉन्ट्रास्ट इन डायनामिक्स डू नॉट अकर. द रिदम्स इन रेनेसांस म्यूजिक टेंड टू हैव अ स्मूथ फ्लो इंस्टेड ऑफ अ शार्प एंड वेल डिफाइंड. राइट. तो इसमें अब ये फ्लो में अपने को क्या दिक्कत लग रहा है? इसमें कुछ नहीं लग रहा ना, क्या लग रहा है? देखो अगर आप वो सेंटेंस डालते भी नहीं हो ना, तो आप ये समझो कि फोर्थ वाला जो पॉइंट है, उस फोर्थ वाला ब्लैंक है, उसके पहले का और बाद वाला सेंटेंस कनेक्ट करके देखो. एक्सट्रीम यूज नहीं है, वो स्मूथ है. तो वो तो एक के बाद एक मस्त फ्लो जा रहा है ना,
कि एक्सट्रीम यूज नहीं है और स्मूथ है, राइट? ठीक है, ठीक है, अभी हो सकता है थोड़ा ओवरलोड हो गया हो, तो व्हाट यू डू, यू अटेम्प्ट दिस वंस फ्रेशली, यू नो। हाँ, एक बार फ्रेश से अटेम्प्ट करो बाद में, और फिर एक बार अटेम्प्ट करके देखो, अगर तुमको फिर भी लगता है तो देन यू कम टू मी, देन विल डिस्कस, ठीक है? हाँ, और आंसर इज 3 ओनली, ठीक है, ओके। चलो, विल स्टॉप फॉर नाउ, विल कंटिन्यू विद दिस टुमारो ऑल्सो, सो दैट वी कैन कंप्लीट this VRC section. Yeah.